डेजर्ट सोल की इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है और बहुत अच्छा लग रहा है कि कोविड की इस वेव के बाद, ओमिक्रॉन के बाद हम सब वापस यहाँ पर इकट्ठा होकर ऐसे इवेंट्स का मज़ा उठा सकते हैं। तो आप सभी का पुनः स्वागत है डेजर्ट सोल की इस कड़ी में। डेजर्ट सोल इनिशिएटिव राजस्थान फोरम का है आईटीसी राजपुताना के साथ मिलकर, और इसके मुख्य प्रस्तुतकर्ता हैं श्री सिमेंट्स। अब मैं आईटीसी राजपुताना की ओर से ऋषि मट्टू जी, जो जनरल मैनेजर हैं आईटीसी राजपुताना के, उन्हें आमंत्रित करना चाहूँगी। धन्यवाद। मैं सभी का इस डेजर्ट सोल राजस्थान फोरम की श्रृंखला में सबका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब कंफर्टेबल हैं यहाँ पे और इस सेशन को एंजॉय करेंगे। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जी। और आईटीसी राजपुताना बहुत अच्छी तरीके से और इतने सालों से हमारे साथ राजस्थान फोरम के इवेंट्स में जुड़ा हुआ है, और हम आशा करते हैं कि ये जो हमारा एक एसोसिएशन है वो और लंबा जाए। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि दो बहुत ही अमेजिंग स्पोर्ट्स पर्सन आज हमारे साथ मौजूद हैं। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करेंगे। देवेंद्र झाझरिया साहब और शगुन चौधरी जी, दोनों का ताल्लुक राजस्थान से है और राजस्थान की मिट्टी का नाम आप दोनों ने कहाँ तक आपने राजस्थान का नाम फैलाया है। सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बिकॉज हम सब जानते हैं कि जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो उनके स्केड्यूल्स बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं और उनकी टाइमिंग्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहूँगी, शगुन स्कूल्स में हम साथ थे, ये मेरे स्कूल में ही मेरी जूनियर थी, एंड शगुन हमेशा से बहुत ही डिलिजेंट थी, बहुत ज़्यादा। एंड पंक्चुअलिटी के मामले में तो मुझे लगता है शगुन का कोई जवाब नहीं। ऑफ कोर्स ये सारे जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं, वहाँ पर एक जो डिसिप्लिन लाइफ जीने की बात है वो आप सभी से सीखा जा सकता है। देवेंद्र झाझरिया जी ने भी हमारा ये जो प्रपोजल है उसको एक्सेप्ट करा। सर्वेश जी हमेशा देवेंद्र जी के बारे में बहुत सारी तारीफ करते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। Devendra Jhajaria ji, as we all know, is an Indian Paralympic javelin thrower. He has been awarded the Special Commendation Award by the Honorable President of India on 3rd December 2004, Arjun Award by Honorable President of India on 29th August 2005, Maharana Pratap State Award 2004, PCI Outstanding Sportsperson Award 2005, and so many. He was being honored the third highest civilian award, the Padma Bhushan, by Honorable President of India in 2022. So what a personality with us today. Shagun Chaudhary is an Indian shooter from Jaipur. She did her schooling from MGD School. She finished in 20th place in the trap shooting event at the 2012 Summer Olympics taking place in London. She's been supported by the Olympic Gold Quest. She is the first Indian woman to qualify for the Olympic trap shooting event. Thank you so very much. Desert Soul की इस कड़ी में आप सभी का पुनः स्वागत। Over to you, Shagun. Good afternoon, everyone. So usually हम खेल के मैदान में मिलते हैं. This is very new for me, so do support us. And I think it's a matter of great pride and honor for all of us to be in the company of such a celebrated Paralympian. So a huge round of applause before we start the session. देवेंद्र झाझरिया जी को मैं काफ़ी 2004 ना, हाँ 2004 में हमें राजस्थान पुरस्कार साथ में मिला था, तब पहली मुलाकात हुई थी। और आज कितने साल हो गए? 2022, 18 साल हमने भारत को डिफरेंट
लेवल्स पे पहुंचाया। इन्होंने तो ऐसी कामयाबी हासिल की है जो आई डोंट थिंक कोई भी पैरालंपियन है जो भारत में, आई मीन पद्म भूषण अभी आपको मिला है 2022 में, तो कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट। तो मुझे बताइए देवेंद्र जी, जैवलिन क्यों और कुछ क्यों नहीं? सबसे पहले तो राजस्थान फोरम द्वारा आयोजित इस प्रोग्राम में ITC राजपुताना पार्टनर है और आज एक अलग ही संगठन के साथ बैठा हूँ, क्योंकि स्पोर्ट्स की दुनिया में इतनी बिजी रहते हैं कि इन फंक्शनों में बहुत कम आना होता है। लेकिन आज का प्रोग्राम मेरे लिए एक ऐतिहासिक है। वो इसलिए है कि पहली बार इंटरव्यू लेने वाला भी ओलंपियन है। तो खिलाड़ी का खिलाड़ी इंटरव्यू ले रहा है, बहुत ही बड़ी बात है मेरे लिए। और सगुन जी ने देश के लिए जो मेडल जीते हैं, तो सबसे पहले इनके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। ओलंपियन है आप। मेरे को इनको एक साथ महाराणा प्रताप पुरस्कार अवार्ड मिला था और एक अवार्ड और था अरावली अवार्ड उदयपुर। तो 2 अवार्ड हमें एक साथ मिले हुए हैं। इनके पापा जी से मेरी बहुत अच्छी जान पहचान है और उन्होंने इनको खेल के माध्यम से एक मंच दिया। अब मैं मेरी बात पे आता हूं कि जेवलिन ही क्यों चुना। इसके पीछे सगुन जी कोई साइंस नहीं थी। बेसिक ये होता था कि मैं सरकारी स्कूल में पढ़ता था और सरकारी स्कूल में एक बेसिक सुविधा होती थी। वहाँ ऐसा नहीं है कि शूटिंग के इक्विपमेंट हो, ऐसा नहीं वहाँ टेनिस कोर्ट हो, ऐसा नहीं वहाँ बैडमिंटन कोर्ट हो। वहाँ सिर्फ एक 200 मीटर की ट्रैक हुआ करती थी और 3 इक्विपमेंट होते थे, जेवलिन, शॉर्ट पुट और डिस्किस। तो शॉर्ट पुट मेरे को बहुत हैवी लगा, डिस्किस भी अच्छा नहीं लगा, तो मैंने कहा चलो जेवलिन करते हैं। हमें खुशी है कि आपने जेवलिन चुना। तो इसलिए एक बस बेसिक सा था कि मुझे जेवलिन करनी है। और रियली मेरे को जेवलिन बहुत अच्छी लगती थी। जब मैं फेंकता था वो मुझे उड़ती हुई दिखती थी तो बहुत अच्छा लगता था। और एक छोटा सा प्रोग्राम आज भी मुझे याद है, DD स्पोर्ट्स पे आता था शाम को 4:30 पे। तो उसे एक छोटी सी हाईलाइट में दिखाते थे वो जेवलिन फेंकता हुआ। तो मैं वेट करता था DD स्पोर्ट्स पर वो देखूंगा। तो कहीं ना कहीं मेरा टारगेट वही था। देवेंद्र जी, हर खिलाड़ी का जब वो शुरुआत होती है तो किसी की नज़र पड़ती है जो खिलाड़ी की पहचान मतलब कि ओके, आई एम गोना से इन अ लिटिल, who recognizes the talent in an athlete, है ना, जो पहचान कर ये इसमें माहिर है, इसको एक लेवल पे पहुंचा सकते हैं। तो आपकी लाइफ, जैसे मेरे, आपने डैड के बारे में बात की, बिल्कुल मेरे अगर डैड नहीं मेरे को सपोर्ट करते और मेरे को मोटिवेट नहीं करते तो मैं शूटिंग हो सकता है नहीं, क्योंकि स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो आज इतने सारे लोग आ गए, that's amazing. Because sports is not something which in school is supported in terms of a career option. कोई करियर लेने का सब पेरेंट्स सोचते हैं आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी कहाँ है, इसमें फ्यूचर कहाँ है। इट्स अ ह्यूज गैम्बल। आप या तो जीतते हो या हारते हो, कोई बीच में है ही नहीं। अगर मेडल आया तो बहुत बढ़िया, अगर हार गए तो कोई नहीं पूछता। तो किसने आप में इतना कॉन्फिडेंस दिखाया कि आपको खुद को लगा कि हाँ मैं ये करूंगा और ये मैं यहाँ इस मुकाम तक हासिल करूंगा? बिल्कुल, मेरा गेम चुनने का बहुत ही अलग एक मकसद था। जब 9-10 साल की उम्र में मुझे करंट लग गया था बिजली का, तो हाथ गंवाना पड़ा। तो कहीं न कहीं जब मैं स्कूल में जाता था या मेरे गांव में देखता तो मुझे लोग कमज़ोर कहते थे। और उस टाइम डिफरेंटली एबल के प्रति लोगों की भावनाएं बहुत अलग थी, क्योंकि हमें शायद ग्रास रूट की बात करनी चाहिए। तो मेरे अंदर एक ये सपना था कि मैं कमज़ोर नहीं कहलाऊंगा, और कहीं न कहीं जिद भी थी। तो ये कमज़ोर नहीं कहलाने की जिद ने ही मुझे दुनिया का चैंपियन बनाया।
और इसमें यदि मैं सबसे बड़ी भूमिकाएं देखता हूँ तो जैसे मैं घर से बाहर नहीं निकला कि अब मुझे लोग क्या कहेंगे, 9-10 साल का बच्चा, तो मेरी मदर ने कहा कि कुछ नहीं हुआ, जाइए बच्चों के साथ खेलिए, आप सब आप अब ठीक हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे मम्मी पापा ने मुझे सबसे अच्छी बात तो ये थी कि डॉक्टर या इंजीनियर बनाने का सपना नहीं दिखाया, मुझे खिलाड़ी बनाने का सपना दिखाया, जो मेरी रुचि थी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस भी फील्ड में जिसकी रुचि हो उसी फील्ड में जाना चाहिए। एक नज़र में कोचेज की बात करेंगे हम यहाँ पे, तो आरडी सिंह कोच था, मैं कॉलेज टाइम में खेलता था, तो ऑल इंडिया इंटरस्टी खेला था, हमारी टीम लेके गए वो। तो उसने मुझे वहाँ पे देखा कि रियली देवेंद्र बहुत प्रतिभाशाली खिलाड़ी है। और अभी कोच साहब बताते हैं कि प्रतिभाशाली से ज़्यादा कहीं न कहीं मैंने आपके अंदर एक डिसिप्लिन देखा था कि बहुत डिसिप्लिन वाला लड़का है। तो उन्होंने अपनी कॉलेज में मुझे बुलाया, NMPG कॉलेज हनुमानगढ़ राजस्थान में। वहाँ से एक मेरा सपना दिखाया कि आप इंटरनेशनल लेवल पे जीत सकते हो। तो वो एक मेरी शुरुआत थी। हर खिलाड़ी को जब हम देखते हैं तो हम उसको आधे घंटे के लिए टीवी पे देखते हैं जब वो परफॉर्म कर रहा होता है। उस आधे घंटे में या तो वो हिस्ट्री क्रिएट कर सकता है जैसे आपने की, या वो they're termed as failures, but they're actually not, because हर खिलाड़ी की इतने फेलियर से होके वो एक सक्सेस वो इतना निखर के आता है। और वो क्यों आता है? क्योंकि हम सब इस फेलियर्स के थ्रू जाके, और वो क्षमता फेल होने के बाद वापस उठने की और वापस परफॉर्म करने की, वो आपको कैसे लगे? बिल्कुल, आप जैसे ओलंपिक की 4 साल मेहनत करते हैं और आपके पास चंद मिनट होते हैं परफॉर्मेंस देने के लिए। इसमें मैं एक बात जरूर ऐड करूंगा कि जैसे अब की बार ये टोक्यो पैरालंपिक्स थे तो उसमें मैं गया हुआ था। तो मेरे पहले 2 थ्रो बहुत ही ज़्यादा डाउन चला गया, मैं बेस्ट 6 में भी नहीं रहा था। तो कहीं न कहीं फिर मैं घर पे पहुंचा तो शायद मेरे को ज़्यादा नहीं लगा इतना कि मेरे को तो परफॉर्मेंस देना था, लेकिन जब वाइफ वो टूर्नामेंट देख रही थी तो वो बिल्कुल बैठ गई कि अब क्या करूं मैं। मतलब कुछ भी नहीं कर पाई। फ्रेंड भी साथ हैं जो मैच देख रहे थे, तो घर वालों पे इतना प्रेशर होता तो फिर हम पे कितना प्रेशर होता होगा, हम किसे बताएं। तो ऐसे मैंने शेयर किया, ये जो हमारे भारतीय टीम के गोलकीपर हॉकी के श्रीजेश, तो हम बैठे बात कर रहे थे दिल्ली में अवार्ड के टाइम में। तो मैंने उनसे पूछा ऐसे ऐसे, बोले मेरे साथ और ज्यादा होता है, मेरी वाइफ को 5 दिन पहले नींद नहीं आती। तो ये रहता है एक्चुअली जी। मेरी मॉम यहाँ ऑडियंस में बैठी हुई हैं, और जब मैं गोली चला रही होती हूँ तो वहाँ नहीं बैठती, वो पीछे घूम रही होती हैं। और उनको जब हम when you miss a target, you have a horn that goes ping, so she calculates that, and when I miss that target, तो मैं ये सोच रही होती हूँ, ये नहीं कि मैंने क्यों टारगेट मिस किया, पर मॉम क्या सोच रही होगी, वो तो कैलकुलेट कर रही है। सो एक्चुअली हर एथलीट पे, बिकॉज फैमिली सपोर्ट इज सो स्ट्रॉन्ग कि हमारा सारा दिल उन पे ही रहता है। आपके बच्चे भी हैं, उनके भी मतलब कि इतनी उम्मीदें होती है आपसे। तो आई कैन टोटली इमेजिन कि अगर आपको वहां जाकर परफॉर्म करना होता है तो आपके पहले ये कि मैं इनको निराश ना करूं, और इनको निराश ना करने के लिए आई विल गिव इट बाय बेटर देन माय बेस्ट। एंड वही हुआ टोक्यो में, जब आपने कहा कि 2 जो पहले आपके थ्रोज थे, पर उसके फिर आपने कैसे कम बैक किया? बिल्कुल, वो बड़ा क्रूशियल टाइम था और गर्मी बहुत ज़्यादा थी टोक्यो में। एक्चुअली हमारे से बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और आज भी मुझे याद है जब 2 थ्रो किए, तीसरा थ्रो में लेकर चला तो मेरी ये प्लान थी या तो मार दूं या मर जाऊं, क्योंकि सिचुएशन इस टाइप की होगी, ऑल आउट जाऊं, फुल पावर लगाऊं या टेक्निकली थ्रो करूं। तो मैंने डिसीजन लिया, मैंने ऑल आउट ही जाना बेहतर समझा। और उस थ्रो में 64.35 वो वर्ल्ड रिकॉर्ड का थ्रो था। वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक भी हुआ, पर वो अलग बात थी, एक एथलीट ने मेरे से भी बेहतर वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया। बट मैंने मेरे 40 साल की उम्र में और बेस्ट थ्रो किया। और सबसे अच्छी बात मुझे एक लगती है कि अब एड वगैरह के शूटिंग करते हैं तो उसमें क्या रीटेक होता है,
कि अच्छा सीन नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, फिर से कर लो, लेकिन खेल में वो नहीं होता। तो ये अपने आप में एक अलग बात होती है और बहुत ही कम समय होता है आपके पास, और अपने आप को मेंटेन करना, साइकोलॉजिकल मेंटेन रखना बहुत बड़ी बात होती है, खास करके आपके शूटिंग में मैं देखता हूँ। लेकिन मैंने साइकोलॉजिस्ट को कभी नहीं लिया मेरी लाइफ में, क्योंकि मैंने महसूस ही नहीं किया। वो इसलिए नहीं किया कि सुकून, मैंने लाइफ में सोचा है कि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। मैंने लाइफ में बहुत कुछ खो दिया था 10 साल की उम्र में, और ऐसा भी मेरा बैकग्राउंड नहीं था, मैं बिल्कुल सरकारी स्कूल में मेरी स्टडी हुई। तो मैंने लाइफ में ये सोच लिया कि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, मेरे पास पाने के लिए है। इसलिए हमेशा ही मैंने कंपटीशन में बेस्ट परफॉर्मेंस दी है मेरे लाइफ की। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आपका फर्स्ट इंटरनेशनल कंपटीशन किस साल में था? फर्स्ट इंटरनेशनल कंपटीशन जब आप इंडियन पैरालंपिक टीम के लिए सिलेक्ट हुए, आपकी उम्र क्या थी उस टाइम? मेरा फर्स्ट 20 साल की उम्र में सिलेक्ट हुआ। मैं कॉलेज स्टूडेंट था। 2002 बुसान एशियन गेम्स। बुसान एशियन गेम्स, हाँ। ओके। तो जब आपने वो इंडिया के कलर्स पहने, इंडिया की जर्सी पहनी, और आप ओपनिंग सेरेमनी में गए, और जब इंडिया इंडिया, तो आपके दिल में क्या महसूस हो रहा था? एक्चुअली हमें आज भी याद है, वो किट दिल्ली में दी गई थी, और शाम को 8 बजे करीब हमें किट दी गई डिनर टाइम पे। मेरे पापा जी मेरे साथ थे उस टाइम, तो मैंने रूम पे आके वो किट पहन के देखी, ब्लेजर पहन के देखा इंडिया का, और मेरा एक सपना था कि इंडिया का ब्लेजर, अपने आप में एक बहुत बड़ा रहता है कि इंडिया का मैं ब्लेजर पहनूं, वो सपना मेरा पूरा हुआ। तो उसको मैंने 7 या 8 बार पहन के देखा। तो मेरे पापा जी ने पूछा कि क्या हुआ, छोटा है या बड़ा है? तो मैंने कहा नहीं है तो मेरे फिट, लेकिन मेरे को पहन के बहुत अच्छा लग रहा है। तो एक अंदर होता है। और मेरा फर्स्ट टूर्नामेंट था, उसमें मैंने एशियन गेम में गोल्ड मेडल से शुरुआत की थी। तो मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये है। दिवेश जी, आपको क्या लगता है, आज अब आपने इतने मुकाम हासिल कर लिए, जो आपको संघर्ष करना पड़ा इस लेवल पे पहुंचने तक? मैं भी 20 साल से इंडियन शूटिंग टीम में हूँ। मुझे लगता है कि जो हमारे जूनियर्स हैं, आप मेंटर भी बन गए हैं। आपके पास जैसे आप बता रहे थे, आप मीडियम हैं। जो स्पोर्ट्स पर्सन्स और फेडरेशन के बीच में जो गैप है, जो ज़रूरी, क्योंकि फेडरेशन जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर से बनती है, जो स्पोर्ट्स पीपल है दे आर एनीथिंग बट एडमिनिस्ट्रेटर्स, दे बेसिकली डू देयर जॉब ऑन द फील्ड। It's very important to have a person in the middle who conveys what is lacking, what the administration can put into place for the betterment of the athletes. So वो आपने किया, वो आपको पैरालंपिक कमेटी ने आपको चुना है कि आप जो एथलीट्स हैं उनकी जो परेशानियां हैं फेडरेशन को बताएं। तो आपको क्या लगता है, इससे हेल्प होएगी, इससे हेल्प हो रही है? जो यंगर जनरेशन है हमारी, क्योंकि वही हमारी बेंच स्ट्रेंथ है, वो कैसे किस चीज़ों पे मतलब कि हाउ कैन दे ड्रॉ स्ट्रेंथ, कहाँ से वो सीख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, और आप इसमें कैसे मदद करेंगे? बिल्कुल, जो पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया, उसने मुझे एथलीट रिप्रेजेंटेटिव रखा हुआ है, और जो एथलेटिक्स की या और गेम में जितने भी उनकी कोई भी जैसे ज़रूरत है या प्रॉब्लम है, वो मीटिंग हो या मैं मेल के जरिए उनको मैसेज करता हूँ कि यहाँ पे ये ज़रूरत है। और मैं सबसे अच्छा ये मानता हूँ कि खाली एक ही फेडरेशन है जिसने एथलेटिक रिप्रेजेंटेटिव रखा हुआ है, ये पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया। बहुत बड़ा योगदान है। आपने देखा होगा जो ओलंपिक हुए थे उसमें छोटी मोटी बातें भी आई थी, वो कोच चला गया, ये होना चाहिए था, लेकिन आपने देखा पैरालंपिक्स गेम में कहीं किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि वहाँ पे एक एथलीट था, वो सुझाव दे रहा था कि ये होना चाहिए। और एथलीट को लंबे समय से अनुभव होता है, जैसे मैं 20 साल से देश के लिए खेल रहा हूँ, तो मुझे पता है कि किस चीज़ की कैसे जरूरत है। और पैरा स्पोर्ट्स की चर्चा करें हम, तो आप सभी को पता ही है कि इस पैरा स्पोर्ट्स को यदि सिंगल पर्सन को आगे ले जाने वाला है, वो भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी। उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। वो इसलिए रहा है कि 2015 में जो टॉप्स स्कीम थी, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम,
पैरा खिलाड़ियों को शामिल किया उसमें सभी को। समय में भी उनको इतनी फैसिलिटी मिली कि वो चाहे मनचाह कोच ले सकते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट ले सकते हैं, इवन इंडिया में ट्रेनिंग नहीं करे तो वो बाहर जाके भी ट्रेनिंग कर सकते हैं। पूरी सुविधाएं थी और ये टोक्यो हमारा बहुत बड़ा मिशन था। और उस मिशन की बदौलत जैसे आज तक भारत ने पैरालंपिक्स गेम में टोक्यो से पहले सिर्फ 12 मेडल जीते थे 11 टूर्नामेंटों में, और एक टोक्यो में हमने 19 मेडल जीते। तो ये स्पोर्ट्स में बदलता हुआ भारत है, ये नया भारत है स्पोर्ट्स में। यहाँ सुविधाएं मिल रही हैं, हर फैसिलिटी मिल रही है खिलाड़ियों को, और आने वाला जो टाइम है उसमें मैं मानता हूँ कि ओलंपिक में भी बेस्ट परफॉर्मेंस दी हमने मेडल टैली में। 7 मेडल हमने आज तक के इतिहास में नहीं जीते थे। तो जो पेरिस आने वाला है उसमें भारत स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। देवेंद्र जी, आप ऑडियंस को बताइए कि एक अगर मुझे कोई पूछता है कि आपके कितने आवर्स आप ट्रेन करते हैं, तो मुझे लगता है कि हम आवर्स के हिसाब से ही चलते हैं, हमारा पूरा लाइफस्टाइल ही स्पोर्ट्स हो जाता है। तो आप थोड़ा सा समझाइए कि बिहाइंड द सीन्स जो एथलीट करता है, जैसे मैं बोल रही थी, जो ऑडियंस देखती है वो 15 मिनट देखती है, 20 मिनट देखती है, जो सालों साल हम करते हैं जो आपने किया, उसका थोड़ा सा आइडिया तो दीजिए ताकि सब समझे कि क्या व्हाट डज इट टेक टू एक्चुअली बिकम एन ओलंपियन, पैरालंपियन, अ मेडलिस्ट एट द पैरालंपिक्स। क्या क्या मतलब कि सैक्रिफाइस आपकी फैमिली, मंजू जी यहाँ रहती हैं, आप ट्रेनिंग करते हैं, आप ट्रैवल करते हैं, क्या 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 सैक्रिफाइस एक एथलीट करता है इन ऑर्डर टू डू हिज बेस्ट फॉर द कंट्री? सरल शब्दों में कहूँ तो नहीं, आप एक्सपैंड करके करें, विस्तार से बताइए। उतनी दूर तक कहिए जितनी दूर तक जावेद जाता है। अच्छा। एक्चुअली बहुत कुछ जिंदगी में मिस करना पड़ता है, और वो इसलिए कि जैसे ओलंपिक से पहले मैं 11 महीने बाद में घर आया था। 11 महीने में गांधीनगर में रहा, और एक दिन भी गांधीनगर से जयपुर की कोई दूरी नहीं थी, पर एक दिन भी घर पे नहीं आया। तो जब ओलंपिक में मेडल जीत के मैं घर वापिस आया तो सभी खुशियां मना रहे थे। थोड़ा सा फ्री हुआ, बेटा पास में आया, बोला अब गांधीनगर नहीं जाने दूंगा। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम चाहकर के खुद कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमें सिर्फ एक टारगेट दिखाई देता है, और उसके लिए 24 घंटे ट्रेनिंग का टाइम 2 या 3 घंटे मॉर्निंग, 2 या 3 घंटे इवनिंग, कोई मायने नहीं रखता। 24 घंटे की आपकी लाइफस्टाइल क्या है, कितने बजे उठना है, क्या खाना है, कितने बजे सोना है, कितने बजे फिजियो आएगा, कितने बजे आपका ट्रेनिंग स्टार्ट होगा, कितने बजे फिटनेस ट्रेनर आएगा, कितने बजे फिर कोच आपको ट्रेनिंग करवाएगा। प्रॉपर प्लान होती है। और इसके लिए मैं कहूँ कि जैसे हम ओलंपिक से पहले कहते थे तो मैं बोलता था कि शायद मेरे को ऐसे लगता है कि जो मुन्ना भाई MBBS फिल्म है उसमें एक आनंद की बॉडी होती है, तो मेरे को आनंद बना दिया आप लोगों ने। मेरे खुद के पास कुछ नहीं बचा है। तो ये रहता है स्पोर्ट्स में, और एक बस जुनून होता है अंदर कि सिर्फ परफॉर्मेंस अच्छा करना है, बेस्ट करना है। देश के लिए जब हम खेल रहे हैं तो लोगों की बहुत बड़ी उम्मीदें होती हैं, और उन उम्मीदों पे खरा उतरने के लिए छोटा मोटा कोई समझौता करना पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो करना चाहिए। तो आपने कहा जो मोदी जी ने काफ़ी सपोर्ट किया बेचारे की, उन्होंने टॉप स्कीम की है, और जो हमारे जो यंगर जनरेशन है उनको खेलो इंडिया के माध्यम से उनको ट्रेनिंग भी मिल रही है जो पहले नहीं मिलती थी। तो व्हाट और क्या कर सकते हैं हम कि जो हम ये जो यंग बेंच स्ट्रेंथ है उनको उठाने के लिए और इस लेवल पे लाने के लिए आपको लगता है? अब आप मैंने जब आपसे बातचीत की तो आपने कहा आपकी कोचिंग और आपकी सारी ट्रेनिंग हरियाणा में होती है, तो फॉरेन कोचेज आर इम्पोर्टेंट। जो हमने हॉकी टीम देखी थी ओलंपिक्स में, उन्होंने 3 फॉरेन कोचेज, एक स्ट्रेटेजिक के लिए था, एक फिटनेस के लिए था, एक और फॉर गेम प्ले एंड ऑल दैट। सो ये सब कितने मायने रखता है कि ये सारी चीजें एक साथ आए? आपके हिसाब से क्या क्या होना चाहिए इस गेम्स को आगे बढ़ने के लिए? गेम में सबसे पहले मेहनत की जरूरत होती है, लेकिन उससे कहीं ना कहीं आगे यदि दुनिया में आपको टॉप 10 में आना है या टॉप 5 में आना है
तो उसके लिए स्पोर्ट्स साइंस का होना बहुत ज़रूरी है, और भारत सरकार उस पर एक बहुत अच्छा प्रोग्राम बना रही है। और अब आने वाले टाइम में जो खेलो इंडिया की आपने चर्चा की, खेलो इंडिया के तहत हर डिस्ट्रिक्ट में एक ट्रेनिंग सेंटर खुलेगा, हर डिस्ट्रिक्ट में, ताकि मोदी जी का एक सपना है कि हर घर तक स्पोर्ट्स पहुंचे। उसके तहत बच्चे को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, वो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे ही ट्रेनिंग कर पाएगा। और स्पोर्ट्स साइंस में जैसे फिजियोथेरेपिस्ट है या फिटनेस ट्रेनर है या कोच है, ये सभी सुविधाएं, या न्यूट्रिशन है, ये सभी सुविधाएं उस बच्चे को मिलेंगी। तो हमारे पीछे का हम बैक हिस्ट्री देखें तो इसमें हम बहुत काफ़ी पिछड़े हुए थे, लेकिन लास्ट 4-5 साल में भारत सरकार ने इस पर बहुत अच्छा काम किया है। और आप देख रहे हैं कि जूनियर लेवल पे शूटिंग में तो लाजवाब परफॉर्मेंस है, बट एथलेटिक्स है या हॉकी है या और इवेंट है, उनमें भी हम बहुत शानदार परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो यही है कि इसको और अच्छे तरीके से हम करें, ग्रास रूट पे ज़्यादा से ज़्यादा जा करके हम फोकस करें, ये ज़रूरी है हमारे लिए। इवन जी, आप पहले रेलवेज में थे, अब आप राजस्थान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आ गए, ये आपको क्या लगा, रेलवेज टू राजस्थान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्यों? नहीं, इसमें एक्चुअली बीच में एक रह भी गया, मैं साई में भी जॉब किया 5 साल। अच्छा। हाँ, तो पहले मैं रेलवे में था, फिर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई में क्लास 1 जॉब में गया, फिर राजस्थान सरकार ने जो आउट ऑफ ट्रेन नियुक्ति दी थी ओलंपिक या एशियन मेडलिस्ट को, तो इसमें मैं कहूँ राजस्थान सरकार की एक अच्छी पहल थी कि हमारा एथलीट हमारे राजस्थान में ही रहे, बाहर क्यों जाए वो जॉब के लिए। और काफ़ी खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नियुक्ति दी गई है। और मैं मानता हूँ कि इसमें सबसे बड़ा जो राजस्थान का फ़ायदा ये होगा कि मैं जयपुर में या राजस्थान में कहीं पर भी रहूँ तो एक स्पोर्ट्स का वही माहौल बनेगा कि देखिए वो ओलंपिक 3 ओलंपिक का मेडलिस्ट है हमारे राजस्थान के अंदर। अब मैं जा करके दूसरी जगह दिल्ली या गांधीनगर कहीं शिफ्ट हो जाता तो इतना माहौल नहीं बनता। और ये अच्छा है, जूनियर प्रोग्राम भी राजस्थान सरकार ने चला रखे हैं और उन पे हमें काम करने की जरूरत है। हमें भी बहुत खुशी है कि आप घर वापस आ गए। हाँ, अब आपकी क्या, अब 2024 पेरिस? हाँ बिल्कुल, मैं तो बताना चाहता हूँ कि टोक्यो ओलंपिक भी मैं नहीं खेल रहा था, सच्ची बात ये है और झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। 2018 में मेरे शोल्डर में काफ़ी ज़्यादा इंजरी हो गई थी, तो हम बैठे थे, मेरी वाइफ भी नेशनल प्लेयर है कबड्डी की, तो घर पे स्पोर्ट्स की बहुत ज़्यादा चर्चाएं होती हैं और आंसर क्वेश्चन भी होते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं अभी खेलना चाहिए आपको, तो मैंने कहा शोल्डर साथ नहीं दे रहा, तो उन्होंने कहा अच्छे फिजियो को दिखाएंगे। तो हम मुंबई गए, डॉक्टर को दिखाया, फिर दिल्ली में काफ़ी लंबे समय तक मेरा ट्रीटमेंट चला और पहली बार थ्रो मैंने 24-25 मीटर से स्टार्ट किया था। तो फिर धीरे धीरे 1.5 साल ओलंपिक की बची हुई थी, तो हमें स्ट्रेंथ हाथ में आती गई। मैंने कहा थोड़ा ठीक चल रहा है, तो मैं छोड़ने वाला था, फिर उन्होंने कहा कि नहीं करना चाहिए, अभी भी है बहुत कुछ है। तो टोक्यो में मेडल जीता है। अब मेरे को ज़्यादा इतना फील नहीं हो रहा, मैं छोटे छोटे स्लॉट बनाता हूँ। अभी एशियन गेम की ट्रेनिंग कर रहा हूँ 2022 में, लास्ट ईयर, अभी लास्ट मंथ में हमारे अक्टूबर में है इवेंट। तो फिर 2 साल बचेंगे, उसके बाद 1.5 साल बचेंगे ओलंपिक की, तो उसके बाद हम ओलंपिक पे एक अच्छा फोकस करेंगे। और अभी भी ओलंपिक मेरे है टारगेट में कि ओलंपिक पेरिस के अकॉर्डिंग हमें ट्रेनिंग करनी है। अपरा जी ने कहा कि आप बहुत ही डिसिप्लिन है, सब कुछ है, पर एक स्पोर्ट्स पर्सन के साथ शादी होके डिसिप्लिन थोड़ा ज़्यादा हो जाता है या दूसरा चेक में रहता है? हाँ, अच्छा नहीं सोया अभी तक खाना नहीं खाया। इट्स ऑलवेज बेटर ना कि अनदर स्पोर्ट्स पर्सन इज ऑलवेज चेकिंग यू, या नहीं? नहीं, स्पोर्ट्स पर्सन से एक लाइफ पार्टनर मिलने से बेनिफिट है और मैं हमेशा सकारात्मक सोचता हूँ। तो बेनिफिट ये है कि उनको पता है कि इतने बजे बात करनी है, तो शाम को हमारी 9 बजे करीब बात होती है, बाकी दिन में कोई ज़्यादा बात नहीं होती, मैं ट्रेनिंग करता रहता हूँ। तो वो ये बात समझती है कि स्पोर्ट्स पर्सन को कितना समय मिलता है, कैसी डाइट है इनकी, घर पे आता हूँ उसके अकॉर्डिंग डाइट भी मिल जाती है, तो ये तो बेनिफिट ही है। सो बेसिकली आपकी लाइफ तो सेट है। हाँ, 10 में से 10। On that note, I think it's been an absolute pleasure talking to him and knowing about his life, knowing about his struggles, knowing about his accomplishments and all of that. Now over to you for any questions that you would like to ask. कोई सवाल जी?
मुझे तो ये लगा कि जेवलिन जितनी दूर आप फेंकते हैं ना, उतनी दूर तक आप बहुत सारी बातें हमको सुना सकते हैं और आपको सुनानी चाहिए थी। पर ये बताइए कि नीरज से आपकी मुलाकात हुई, नीरज चोपड़ा ही ना उनका सब? हाँ नीरज बिल्कुल। और आप दोनों ने, वो भी जेवलिन के बड़े धुरंधर, तो आप दोनों में क्या बातचीत हुई और क्या आपने कभी सोचा कि हम दोनों एक साथ कहीं खड़े होंगे और फेंकेंगे और फिर देखेंगे किसने कितनी दूर अपनी क्षमता से ज़्यादा फेंका? नीरज रियली बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी टोक्यो ओलंपिक्स में, और हमारी होप थी नीरज, इसमें कोई शक नहीं था। उसके 2019 में हमारी जब मुलाकात हुई थी तो उनके एल्बो में इंजरी थी, तो ऑपरेशन करवाया, मुंबई में एक इवेंट करने गए थे। मैंने वो देखा था जब वो पीएम मिलने गए थे उनसे। हाँ, तो उस टाइम ऐसी चर्चा चल रही थी कि वैसा मैं वर्कआउट अच्छा कर रहा हूँ, ट्रेनिंग अच्छा कर रहा हूँ। तो मैं 19 में मैंने कहा मैं कोशिश कर रहा हूँ, ट्रेनिंग मैं भी कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा भाई साहब आप बिल्कुल कर जाओगे, हमें उम्मीद है आप पे। तो अभी जैसे ओलंपिक के बाद में जो अवार्ड शिरोमणि थी, खेल रत्न मिला उनको, तो मैं कमेटी का मेंबर था। तो हम बातें कर रहे थे एक जगह, तो वो कहने लग गए कि भाई साहब आप इतना लंबा गेम करना तो बहुत मुश्किल है। मैंने कहा वो भी हो जाएगा, चिंता मत करो, बस डिसिप्लिन में रहो। नीरज ने सबसे अच्छी बात यह है कि वो बहुत डिसिप्लिन वाला लड़का है और बहुत डाउन टू अर्थ। तो ज़्यादातर हमारी बातें होती है वो सिर्फ 100% स्पोर्ट्स पे ही होती हैं, और वो भी जेवलिन पर। हाँ, जेवलिन पे बिल्कुल। यूरोप में, अमेरिका में आप देखिए कि छोटे छोटे बच्चे जैसे रोमानिया में है और जगह में है, जिम्नास्टिक्स में या एथलेटिक्स में उनकी बड़ी डिसिप्लिन ज़िंदगी होती है 4, 5, 6 साल की। जैसे फैसिलिटीज़ बहुत ही बढ़िया हैं। मेरी सोच है कि आपके नाते और जो स्पोर्ट्समैन बैठी हैं कि हमारे गाँव में हमारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो इस पे इम्प्रूव करनी है, क्योंकि जितना टैलेंट है सब वहीं से निकलेगा, और जगह से तो नहीं मिलेगा। और प्रॉब्लम तो ये हो जाती है कि डाइट की प्रॉब्लम है। हिंदुस्तान में मेन तो अपनी डाइट की प्रॉब्लम है कि जनरली हमारा फिजिक ज़रा वेस्टर्नर से थोड़ा स्लिमर है, तो डाइट बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पार्ट प्ले करता है। और हिंदुस्तान में भी देखिए कि बाहर स्पोर्ट्समैन ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट में से बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं या केरला वेरला से निकल रहे हैं। ये वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन का चक्कर है, क्या है आपकी क्या सोच है? मुश्किल क्वेश्चन किया आपने। तो बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट अपने आप में उनका बॉडी स्ट्रक्चर है जो जेनेटिक है, तो छोटे से हाँ बिल्कुल। और केरला का देखा जाए तो कहीं न कहीं उनका जो जीन है, मेरे इस पे काफ़ी चर्चाएं होती है हमारी, तो वो कहीं न कहीं जो अफ्रीकन है उनसे मिलते जुलते हैं। तो ये फिजिक उनका अलग है। और नॉर्थन इंडिया का जो खाना भी है वो बिल्कुल आप कह रहे हो उसके अकॉर्डिंग अलग है। हम दूध दही पे ज़्यादा डिपेंड रहते हैं। और कहीं न कहीं देखा जाए तो स्प्रिंटर वहाँ के अच्छे हैं, जो स्ट्रेंथ या पावर के गेम है उसमें नॉर्थ अच्छा है। और दूसरा आपका था कि 5-6 साल के बच्चे को वहाँ पे ट्रेनिंग मिलती है। तो अभी मैं बताना चाहता हूँ कि जो खेलो इंडिया स्कीम लेके आए भारत सरकार, इसमें जो जूनियर बच्चे हैं, जैसे 14 साल के बच्चे हैं, 16 साल के बच्चे हैं, उन पे अभी प्रोग्राम चल रहे हैं। उनको वो फैसिलिटी मिल रही है जो कि किसी टाइम में जो मैन एथलीट होते थे और जो ओलंपिक इवेंट होते थे हमारे, उसके कैंप होते थे, वैसी ट्रेनिंग अभी उनको मिल रही है। हर ट्रेनिंग सेंटर पे न्यूट्रिशियन है अपॉइंटेड, हर ट्रेनिंग सेंटर पे फिजियो है। तो आने वाले टाइम में जो मैं बता रहा हूँ कि हर डिस्ट्रिक्ट पे वो खुलेगा। खेलो इंडिया स्कीम है, उसमें ये प्लान में है बिल्कुल कि हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे एक ट्रेनिंग सेंटर खेलो इंडिया के तहत खुलेगा। उसमें सालाना एक खिलाड़ी को 8 लाख रुपए की सुविधाएं मिलेगी, उसको ट्रेनिंग सुविधाएं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसको हम धीरे धीरे, 1 मिनट में कोई बड़ा बदलाव नहीं हो सकता। स्पोर्ट्स है, इसमें बहुत धीरे धीरे रिजल्ट आएंगे। आज अच्छा काम कर रहे हो आप तो हो सकता 5 साल बाद में आपका रिजल्ट आए।
तो यही है हमारा कि अभी अच्छा काम हो रहा है इस पे, और आने वाले टाइम में जैसे जूनियर बच्चे हमारे अभी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड देखें तो। राज्यवर्धन सिंह जी को याद करते हैं इस सिलसिले में खेलो इंडिया में? हाँ, राज्यवर्धन जी का एक कॉन्सेप्ट था, ऐसा नहीं है। और राज्यवर्धन जी मेरे को जब पद्म भूषण मिला तो उनका फोन भी आया था मेरे पास कि देवेंद्र रियली में आप इसके हकदार हो, 3 ओलंपिक मेडल जीते हैं आपने, और उन्होंने स्पोर्ट्स मिनिस्टर रहते हुए बहुत अच्छा काम किया। अब आपको एक बात और बताऊं, राज्यवर्धन सिंह जी के साथ जब ये खेलो इंडिया कैप्शन निकला तो मेरे भाई पीयूष पांडे ने ये खेलो इंडिया उनके साथ निकाला था, और वो मेरे घर पर डिस्कशन हुआ है सारा इसका रूरल गेम्स का। बहुत बड़ी बात है ये। तो खेलो इंडिया उनसे आया। देवेंद्र जी आपसे फैमिली पूछना- बैकग्राउंड के बारे में बताएं, माता पिता भाई बहन, किस तरह से आपका बचपन से आप यहाँ तक पहुँचे, कैसा बैकग्राउंड रहा, क्या सपोर्ट रहा, एजुकेशन क्या रही आपकी, और ये पद्म भूषण तक क्या संघर्ष रहे, अपॉर्चुनिटीज़ में कोई प्रॉब्लम आई आपको? क्योंकि अपॉर्चुनिटी मिलना बहुत बड़ी बात है, प्रतिभाएं बहुत होती हैं पर अपॉर्चुनिटी मिलते जाना और एक मंजिल तक पहुंचना बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य होता है जीवन में। इसमें आपका क्या हिंदुस्तान में जानना actually चाहते हैं? पैरा स्पोर्ट्स के बारे में बहुत कम लोग जानते थे, आज तो जानते हैं। पर आज से जैसे 25 साल पहले मैंने गेम की शुरुआत की तो ग्राउंड में मुझे ये बोला गया कि जाइए क्लासरूम में बैठ के पढ़िए, जॉब जरूरी है आपके लिए, खेल जरूरी नहीं है, क्या खेलोगे आप, डिफरेंटली एबल हो। तो उस टाइम एक चैलेंज होता था। तो उसके बाद जैसे मैंने गेम की शुरुआत की तो लोग कहते थे कि ये कैसे जीतेगा, देखेंगे इसको, ये सिफारिश से आया हुआ है। और जब मेरा मेडल आता था नेशनल में, मैं एबल में ही खेलता था, तो वही लोग आके कहते थे सॉरी आपके बारे में गलत बोल दिया हमने। तो मैंने कहा था मेरे को तो आदत पड़ गई, आपको हो सकता है बुरा लगे। उसके बाद फिर जैसे इंडिया टीम से खेले, उस टाइम 2004 में कोई फैसिलिटी नहीं थी, बहुत बड़ा संघर्ष था। मम्मी पापा ने खुद ने पैसे इकट्ठे किए और फिर मेरे को एथेंस पैरा ओलंपिक्स में भेजा। वो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। परिवार ने हमेशा साथ दिया मेरा, मतलब कोई भी गवर्नमेंट ने साथ नहीं दिया तभी परिवार साथ खड़ा था मेरे। 2 बड़े भाई हैं, 4 सिस्टरें, बहुत बड़ा परिवार है। उसके बाद 2007 में मेरी मैरिज हुई, अब बेटी है, बेटा है। और जो खास तौर पे मैं कहूँ कि स्पोर्ट्स था मेरे लिए, वो मेरा जीवन का हिस्सा था कि उसके बगैर मैं जी भी नहीं सकता। मेरे को बहुत अच्छा लगता था स्पोर्ट्स करना। संघर्ष था स्पोर्ट्स में। 2004 में जब अर्जुन अवार्ड मिला तो एक रिकॉग्निशन मिली थी कि पैरा स्पोर्ट्स होता है, और फर्स्ट था मैं पद्म श्री पुरस्कार लेने वाला पैरा स्पोर्ट्स में, और अभी देश का पहला खिलाड़ी हूँ जो पद्म भूषण मिल रहा है। तो एक्चुअली दिनों दिन पैरा स्पोर्ट्स को लोग जानते गए और इसमें गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया। लेकिन एक टाइम ऐसा था कि मैं सीधी सी बात कहूँ तो इस पैरा स्पोर्ट्स को लेकर के मैंने शुरुआत की थी खेल से, और मेरे पिताजी ने सरकार से लड़ाई की थी कि भी पैरा स्पोर्ट्स को जानना चाहिए गवर्नमेंट को। उस टाइम कोई नहीं जानते थे, तब से हमारी पहचान है मेरे पिताजी की इनके पिताजी से। देवेंद्र जी, मेरे हस्बैंड स्टेट लेवल एथलीट रहे हैं, तो हमारी बिटिया को बहुत इंटरेस्ट है एथलीट्स में, गेम्स में, स्पोर्ट्स में। पर जिस तरह के हालात देखते हैं, जब हम ओलंपिक्स में किसी को मेडल बेचने पड़ रहे हैं, किसी की बाद की लाइफ इतनी ट्रैजिक जा रही है, जब हम ये सुनते हैं तो हमारा वो आइडिया बिल्कुल ख़त्म हो गया। एज पेरेंट्स हम ऐसे डिमोटिवेट से हो गए। तो ऐसे आप एक पेरेंट हैं, तो ऐसे पूछ रही हूँ, आपसे पूछना चाहूँगी, आप चाहते हैं आपके बच्चे आपको फॉलो करें या गेम्स में जाएं? शायद आपकी बातों से हमें थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाए। सबसे पहले तो मैं हमेशा मेरे बच्चों पे कभी ये चीज़ हावी नहीं होने दूंगा कि मैं ओलंपिक मेडलिस्ट हूँ, और उनकी जिस गेम में रुचि है वो उस गेम में जाएंगे। हिंदुस्तान में सबसे एक बड़ी विडंबना है कि आप स्कूल में एडमिशन करवा के आते हो तो उस दिन आप प्रिंसिपल से ये क्वेश्चन करते हो कि जॉब लग जाएगा कि बताओ, आप नहीं करते ना। लेकिन जब आप हमारे पास आते हो तो सबसे पहले ये कहते हैं जॉब लग जाएगा कि नहीं, ये बताओ। खेल जीवन का एक पार्ट है, खेल जरूरी है। आज के विशेष तौर पे इस समय में
तो खेल फिट रहने के लिए भी जरूरी है। दूसरी, खेल में आज के दिन बहुत स्कोप है, मैं बताऊं आपको, क्योंकि आप देख रहे हो कि प्राइवेट सेक्टर भी अब इन्वॉल्व होने लगा है स्पोर्ट्स में। गवर्नमेंट जॉब में काफ़ी राजस्थान सरकार, भारत सरकार, सब डिपार्टमेंट में अभी जॉब निकल रही हैं। और इससे भी आगे मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हम स्पोर्ट्स को बहुत छोटा बना दिया है कि सरकारी जॉब में जाए बच्चा, ये नहीं है। हो सकता है स्पोर्ट्स करे तो बहुत अच्छा है कि स्पोर्ट्स को डॉक्टर भी तो बन सकता है, एक बहुत अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट तो बन सकता है, एक कंपनी का, स्पोर्ट्स कंपनी का बहुत बड़ा इवेंट मैनेज कर सकता है, सीईओ बन सकता है कंपनी का। तो हमने स्पोर्ट्स को बहुत छोटे लेवल पे बना दिया। आने वाले टाइम में स्पोर्ट्स में ये मान के चला बहुत बड़ा स्कोप है। और सबसे पहले बिटिया की रुचि है, ये सबसे अच्छी बात है। तो मेरी बेटी जैसे थोड़ा बहुत अभी बैडमिंटन खेलती है, तो मैं उनको ये नहीं बोलता कि तुम एथलेटिक्स कर, बैडमिंटन क्यों, एथलेटिक्स के बारे में सब कुछ जानता हूँ, नहीं। बच्चे का इंटरेस्ट किस में है उसमें डालना जरूरी है। झंझड़िया जी, मैं स्ट्रगल के उस पॉइंट की बात कर रहा हूँ। राजनारायण शर्मा, मैं आरएस अफसर हूँ, जहाँ डिप्रेशन भी एक बार फाइट करना पड़ता है। अभी हमने सुना अमेरिकन एक लेडी स्पोर्ट्स पर्सन थी, और उस मोड़ पर मतलब ऐसा पहुँच करके क्या लगता है खिलाड़ी के बतौर आप जो जूनियर्स हैं उनको क्या मशवरा देना चाहेंगे कि मतलब उस साइकोलॉजी को, क्योंकि एक बार साइकोलॉजी की बात की थी और साइकोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको आप कैसे मैनेज करते हैं और उनके लिए क्या सलाह है ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन के लिए? बिल्कुल, जैसे मैं मेरे बारे में बताऊं, ओलंपिक से शायद 3 महीने पहले की बात थी। हमारी परफॉर्मेंस अप एंड डाउन होती रहती है, और एक बार मैंने थ्रो किया तो मेरा थ्रो 55 मीटर लगा। तो 55 मीटर में मैं कहीं मेडल आउट तो 100% था ही, पार्टिसिपेट के लायक भी नहीं था। तो मैंने सोचा उस टाइम, तो फिर मैंने बैक हिस्ट्री देखी मेरी कि उस टाइम में भी कम परफॉर्मेंस आई थी, फिर हमने कवर किया था उस टाइम में भी। दूसरी, जो जूनियर बच्चे विशेष तौर पे, उनसे पेरेंट्स भी बातचीत करें, लेकिन कोच का बात करना बहुत जरूरी होता है। कोच समझ सकता है उस एथलीट को। उस टाइम मेरे को कोच ने बताया कि हमने पीछे भी ऐसी परफॉर्मेंस आई थी और उसको हमने कवर किया था, ऐसा कुछ नहीं है। एक दिन परफॉर्मेंस अच्छी भी आ सकती है, एक दिन बुरी भी आ सकती है। कई बार क्या होता है कि जैसे हम बोलते हैं बच्चे को कि तेरा मेडल कन्फर्म है नेशनल में, वो बच्चे पे इतना दबाव आ जाता है कि मेडल नहीं लेके आया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, तो हम खुद डिप्रेशन में ला रहे हैं उसको। मैं जूनियर बच्चों को हमेशा यही कहता हूं कि आपने जो ग्राउंड में परफॉर्मेंस दी वो परफॉर्मेंस दे के आनी है। आपको मेडल आए या ना आए कोई जरूरी नहीं है। देवेंद्र जी, आप शगुन से कोई सवाल पूछना चाहेंगे? अब आपकी बात। मैं पूछना चाहूँगा। जी जी बिल्कुल, आप पूछना चाहेंगे जी। शगुन जी, हाँ जी। ये पिछले ओलंपिक्स में मेरे ख्याल में हमारी शूटिंग टीम जो थी सबसे बेहतर और स्ट्रॉन्ग थी पेपर पे। अभी भी है। अभी भी है, पर उसके मायने आप जानती हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से सभी हिंदुस्तानी बड़ा इंतजार कर रहे थे कि 8-10 गोल्ड मेडल तो आने वाले थे। वो गोल्ड मेडल तो क्या, न सिल्वर दिखा न ब्रॉन्ज दिखा, बहुत मायूसी हुई। इसका क्या कारण? Sir, this is what I would like to, put some light on. People don't know what happens behind the scenes. The shooters have been performing. The run up to the Olympics, they were very strong. They were picking up medals in World Cups, World Championships, you name it, Asian Games, all of that. Olympics is such a huge deal for India. They make it that everybody wants to have a piece of the pie. And I'm going to be very candid about this today. We have to understand that when an athlete is training with a certain coach and he is comfortable in a certain environment, you can't, and he's performing, he or she is performing, you cannot take that athlete out for your whims and fancies, appoint a coach, appoint a center, appoint a different physiotherapist, and expect the athlete to perform. That is exactly what happened in the 2020 Tokyo Olympics. We removed all the international, we had foreign coaches,
if you saw, there was not even one that went with the contingent. Shooters who were training with their coaches, because they were foreigners, were removed. The results were for all of us to see. For anybody to give their best, you have to be in an environment which is conducive for your mental abilities as well. Not just everybody's in the Olympics. When you reach the Olympics, there is nobody who's better than or less than you. We are all at the same level. It's who takes that, who retains their strength for those 5 seconds more, takes that medal. Now, in order to do that, there's so many faculties and all that have to work with you, not against you. Unfortunately, 2000 Tokyo Olympics was, and if you've seen Saurabh Chaudhary, you all must have heard of Saurabh Chaudhary, picked up a medal day for yesterday. Manu Bhakar, right after the Olympics, picked up how many gold medals? So you can't say that the shooters did not have the mental capability, because if they did not have, then they would have succumbed to pressure, and they would have just gone into depression and said, okay, this is not for me anymore. But they wanted to prove their point, saying that it wasn't us, and they went ahead and did pick up medals in the next championships. And hopefully in 2024, if the administrators, and that is why it was so important when I brought up that issue, that Devendra ji is the medium behind the athlete, between the athlete and the federation, in order to bridge that gap that is missing. That is what we need senior athletes to do in order for our athletes to perform at their absolute optimum. So I don't think 2024 you'll be disappointed. Good. Question once again, what are you up to these days? Well, I'm going for the Peru World Cup on the 25th of March. I'm a part of the Indian shooting team for 2022. So I am currently talking to an active athlete, and I plan to be active for a very long time, along with these conversations. Super. Gigi, can I ask one small question? Yeah. I do not know whether it's not to offend anybody as a player. I don't get offended. But there's a little curiosity in terms of when we see all this, about drugs. Players sometimes are told that at the last moment, while just about to reach for their turn, either they are drugged or they are so into it that. So the question for a layperson like us is it people who don't want them to perform well? Are they the ones who are trying to do it with them, or actually the sports person needs it to perform better? How does this play a role? Because there's a lot of politics around it, and sometimes the best of players are not able to perform just because things like this happen, and sometimes they are even barred from playing for years together. So the question is, I'm sure they don't want to do it deliberately. Who wants to be barred from playing? So is it that their mental faculties or physical faculties needed to perform well, or is it that people around them create an environment like that? To be honest, I don't think any player willingly would actually administer any sort of drugs or performance-enhancing drugs in their system, because WADA, which is the World Anti-Doping Association, plays a very important role in international competitions. So we get tested. If you're in the top 10 in the world, then no matter where you are, I was in Italy, and then WADA would just knock on your door. You have no idea. They'll just come and they'll just take a random dope test. So it is, no athlete would actually want to do that. And in shooting especially, basically the drugs that are banned are beta blockers, so which calm yourself down. So we are given a list as to any medicines or that might have that, and for us to be aware of what medicines are we not allowed to take. So, and for me also, if there's anything that you're taking, it might be as basic as a Crocin pain relief, but I would rather have that verified and vetted by the National Anti-Doping Association, that whether it's okay for me. So no, athletes knowing, because the embarrassment is for whom? The embarrassment, the federations, the country, is secondary. The primary embarrassment is for the athlete, because they have given it so many years in order to perform at their best. They don't want to make these silly things in order to, and which get caught easily. We get tested in every international competition. There's sample A, there's sample B. If sample A gets tested positive, then there's sample B to check. So
I think what you're talking about is the wrestling federation. What happened in 2016 में हुआ था ना देवेंद्र जी? हाँ, आपको क्या लगता है क्या हुआ? मैं बताता हूँ। मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी। एक्चुअली डॉग टेस्ट या वाडा जो है वो एक ऐसी है कि हम बगैर ऐसे कोई भी पदार्थ ना ले जिससे परफॉर्मेंस बेहतर हो, नेचुरली कुछ भी ले सकते हो आप। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन एथलीट की कोई नहीं सुनता। एथलीट की भी परेशानी होती है इसमें। वो ये होती है कि जैसे वाडा है वो एक वेयर अबाउट होता है, जो दुनिया के टॉप एथलीट होते हैं। जैसे हिंदुस्तान में मेरे ख्याल से 100 के करीब एथलीट ऐसे हैं जिनको वेयर अबाउट फार्म भरना पड़ता है। आज से मेरे को 3 महीने की लोकेशन बतानी पड़ेगी कि 3 महीने में कहाँ रहूँगा। अब जैसे गांधीनगर को छोड़ा है मैंने, तो मेरे को सबसे पहले बैग उठाता हूँ तब मेरे को घर याद नहीं आता, पहले वोडा याद आती है कि उसको भेजना है। तो मैं मेल डालता हूँ कि अब मैं लोकेशन चेंज कर रहा हूँ। बाय चांस मेरा इमरजेंसी में जैसे चूरू जाना हो गया, फिर मेरे को मेल डालना पड़ेगा कि मैं चूरू जा रहा हूँ। तो मेरा ये काम भी बढ़ गया एक। तो ऐसा नहीं, हमें भी परेशानी होती है। और 3 महीने की लोकेशन कोई नहीं दे सकता, क्योंकि 3 महीने का आपका प्लान ही नहीं हो सकती। इधर उधर भी जाना पड़ जाए, इमरजेंसी भी हो सकती है, किसी को भूल गए आप, वार्निंग मिल गई तुरंत, 2 वार्निंग के बाद भी आपको बैन लग सकता है। तो खिलाड़ियों के भी इसमें प्रॉब्लम होती है। मैं व्यक्तिगत बता रहा हूँ, मुझे भी प्रॉब्लम होती है, लेकिन रूल ही ऐसे, इसको फॉलो करना पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है आपके पास। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि वाडा सही है, खिलाड़ी भी सही है, कहीं न कहीं उनको भी परेशानी होती है। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। और इतनी सारी बातें और इतनी सारी गपशप, आई थिंक एक बहुत ही अप्रोप्रिएट इनफॉर्मल सी शाम, और ज़ोरदार तालियों के साथ आप दोनों को बहुत 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 धन्यवाद कि आपने अपने बिजी स्केड्यूल से ये समय निकाला। और क्या होता है कि जब हम किसी स्पोर्ट्स पर्सन को सुनते हैं तो हमारा जो एटीट्यूड होता है और जो हमारी अंदर की एक इनर सेल्फ होती है, वो कहीं ना कहीं वैसे ही बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड और इनकरेज्ड होती है। और जब मंच पर 2 ऐसे खिलाड़ी बैठे हों, 2 ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन बैठे हों जिन्होंने इंटरनेशनल फेम दिलवाया है हमारे देश को, तो पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। और मोमेंटो के लिए अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी हमारे राजस्थान फोरम के मेंबर पद्मश्री शाकिर अली जी को। पद्मश्री शाकिर अली जी, आप ज़रूर आगे आइए और हमारी तरफ से एक मोमेंटो प्रदान करिए झांझरिया जी को और शगुन जी को। Thank you so very much, Shagun. Thank you so very much, देवेंद्र जी. Thank you so very much, शाकिर अली जी. और बहुत बड़ी फीट थी. शिवा केशवन, you know, we all know has become the member. I think life member बोलते हैं, क्या बोलते हैं, of the life member. So I think, you know, many more people like them, like him, to take our country to another level. And yes, on this note, may I request the Rajasthan Forum members. Rajasthan Forum हमारी जो संगठन है, हमारी जो संस्था है, वहाँ पर बहुत हमारे जो members हैं वो आर्ट, कल्चर, लिटरेरी फील्ड्स से ताल्लुक़ रखते हैं और बहुत ही सारी प्रतिभाओं से you know they are blessed. तो आज हमारे साथ हैं मधु जी बैठे हैं, शाकिर अली जी हैं, सालेहा जी एंड सर्वेश जी तो हम सब जानते हैं. तो ज़रूर आप आगे आइए, एक ग्रुप पिक्चर. एंड इकराम जी भी, इकराम जी तो बिल्कुल आप, इकराम जी वी वुड लाइक टू हियर फ्रॉम यू. बहुत दिन हो गए आपसे हमारी मुलाकात नहीं हुई, तो इन दोनों के लिए आप 2 लाइनें क्या कहना चाहेंगे? A very very popular name in Rajasthan, poet. जी, और आपको शुक्रिया. जी जी बिल्कुल. बहुत ही हसीन शाम में आज यहाँ आने का मौका मिला
और हमें खुशी है कि राजस्थान फोरम की तरफ से 2 ऐसे बेहतरीन खिलाड़ियों को हम सुन रहे हैं। मैं ऑल इंडिया रेडियो का डायरेक्टर रहा हूं और काफ़ी लोगों से प्रोग्राम्स में मिलता जुलता रहता हूं, और आप ओलंपिक्स में रहे हैं, वर्ल्ड में रह रहे हैं। मेरा एक गीत पूरी दुनिया में गूंजता है, इंजन की सीटी में भरो मंडोले। और आप दोनों के लिए कहना चाहता हूं, क्योंकि आप राजस्थान को रिप्रेजेंट करते हैं, राजस्थान की शान बढ़ाते हैं। मैं कहता हूं कि आपके पास में जिस गांव की कहानी है, किसी पनघट की किसी खेत की निशानी है, मैं उसी मिट्टी से कुछ गीत लिखता रहता हूं, किसी मिट्टी से तो इकराम राजस्थानी है। हमें इन खिलाड़ियों से ये सबक जरूर लेना चाहिए कि देखिए, ये वो खिलाड़ी हैं जो देशभक्ति का, देश प्रेम का, देश की एकता का, देश की अखंडता का, देश के स्नेह का, देश के सद्भाव का, देश की शांति का पैगाम देने वाले ये लोग हैं। और ये वो खिलाड़ी हैं जो अपने हौसले से, ये परों से नहीं, ये अपने हौसलों से उड़ने वाले खिलाड़ी हैं। इनके लिए कहता हूं कि वो खुद ही जान जाते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को नहीं तालीम दी जाती उड़ानों की। ये अपने आप अपनी बुलंदी को उड़ना जानते हैं, अच्छी तरह से पहचानते हैं। इसलिए मैं इन लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज आप लोगों के बीच यहाँ आकर के सुनने का मौका मिला, और मैं दुआ करता हूं कि आप इसी तरह इस देश का नाम रोशन करें, क्योंकि इन्हीं लोगों से दोस्तों हमें ये पैगाम लेकर जाना है, जो ये बताना चाहते हैं कि यहाँ आकर के हम केवल देशभक्ति की बात करते हैं। खिलाड़ी जो होता है वो केवल देश की बात सोच रहा है, देश की आन की बात सोच रहा है, देश की शान की बात सोच रहा है। और इनके दिलों से जो आवाज आती है वो ये कहता हूं कि अगर हिंदू को अपना धर्म अपना ज्ञान प्यारा है, अगर हिंदू को अपना धर्म अपना ज्ञान प्यारा है, अगर मुस्लिम को अपनी जान से भी ईमान प्यारा है, मगर मेरा धर्म ये है, मेरा ईमान भी ये है, मुझे दुनिया में सबसे पहले हिंदुस्तान प्यारा है। हिंदुस्तान की शान बढ़ाने वाले लोग आज यहाँ आए। अब आपका स्वागत और राजस्थान फोरम की तरफ से हमारे सभी साथी कर ही चुके। मैं भी एक सदस्य के नाते आपका यहाँ स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि आप इसी जीवन पथ पर और ज्यादा प्रगति करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया अपरा जी। अपरा जी तो मेरी शिष्या ही है। जी बिल्कुल, एकदम चंद पंक्तियां मैं भी कहना चाहूंगा अपरा जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा बात रोक नहीं पा रहा हूँ। नहीं बिल्कुल, थोड़ा शॉर्ट में अपनी बात रखें। जी बिल्कुल, कुछ नहीं कहूंगा, इतना ज्यादा कहने का आपने कहे तो दिया ही आकर के। क्या बात है। सभी को मेरा बहुत बहुत अभिनंदन, अभिवादन। कि मैं आपकी शान में ये कहना चाहता हूँ कि एक मोड़ आता है जहाँ हम डायलेमा में हो जाते हैं, उसी के लिए बस कह रहा हूँ कि अपने को वक्त के सीखचों में यूं कैद ना करो यारो, अपने को वक्त के सीखचों में यूं कैद ना करो यारो, और जीवन में हलचल सी मची रहे ऐसा कुछ करो यारो, और जिंदगी जम न जाए बर्फ के समंदर की तरह, जिंदगी जम न जाए बर्फ के समंदर की तरह, और लहरों के वास्ते तूफान का भी एहतराम करो यारो, लहरों के वास्ते तूफान का भी। जैसा आपने शुभकामनाएं। थैंक यू। राजस्थान फोरम के मेंबर्स से दरख्वास्त है कि वो यहाँ पर आगे आएँ। जैसे कि बताया, डेजर्ट सोल इनिशिएटिव के प्रस्तुतकर्ता है श्री सीमेंट्स और उसके हॉस्पिटैलिटी पार्टनर है ITC राजपुताना। आप सबको इस शाम में उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Yes.